शादरा में आपके कैंप पर हुआ हंगामा, आपकी योजना घिरी विवादों में। पार्षदों ने कहा वोट बैंक बनाने की साजिश। आनंद विहार फ्लाईओवर उद्घाटन के बाद बंद, दरशाद गार्डन साइड बंद होने से यातायात प्रभावित। फ्लाईओवर बंद होने से राहगीरों को हो रही है परेशानी। चुनाव से पहले दिल्ली में कई डीसीपी इधर से उधर। यमुना पार के 3 जिलों में हुए तबादले। डीसीपी ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट दोनों को ही बदल दिया गया। सरकार द्वारा आयात शुल्क में 22% की बढ़ोतरी। महंगाई के बावजूद उम्मीद थी कि तेल के दाम होंगे कम। सरसों तेल की कीमत 150 से 180 रुपए तक पहुंची। वीरवाल दिवस के उपलक्ष्य में गुरुद्वारों और स्कूलों में आयोजित हुए कार्यक्रम। गुरुद्वारों में साहिबजादों की शहादत को किया गया याद। स्कूलों में बच्चों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। नमस्कार, सीसीएन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। रुख करेंगे इस वक्त अहम खबरों की ओर। शादरा विधानसभा में आम आदमी पार्टी की महिलाओं के लिए शुरू की गई योजना का कैंप विवादों में घिरता नजर आ रहा है। स्थानीय पार्षद और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कैंप पर पहुंचकर आरोप लगाया कि वहां महिलाओं से उनका डेटा लिया जा रहा है और उनसे वादा किया जा रहा है कि वोट देने पर उन्हें 2100 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। पार्षद ने कहा कि योजना केवल वोट बैंक बनाने का एक प्रयास है और महिलाओं को गुमराह किया जा रहा है। दूसरी ओर आप कार्यकर्ता ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ उनकी योजना को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने दावा किया है कि महिलाएं खुद इस योजना का फायदा लेना चाहती हैं। विवाद तब और बढ़ गया जब ये आमने सामने आया कि दिल्ली सरकार के मंत्रालय ने खुद इस योजना पर आपत्ति जताई और बताया कि ऐसी कोई योजना फिलहाल मंजूर नहीं की गई है। बावजूद इसके पांडव रोड, गढ़िया मोहल्ला, डूंगर मोहल्ला और 60 फुटा रोड जैसे इलाकों में कैंप लगाकर रजिस्ट्रेशन का काम जारी है। इस पूरे मामले ने योजना की सच्चाई और उसकी प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी की थी जिसके अंदर उन्हें साफ कहा था कि अरविंद केजरीवाल जिस रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, लोगों को, कार्यकर्ताओं को गली मोहल्ले भेज रहे हैं, वो अभी फिलहाल योजना नहीं है। लेकिन उसके कार्यकर्ता उनकी बात को छुपाते हुए कह रहे हैं कि अभी 1000 रुपीज़ के लिए पार्लियामेंट ने पास किया है, लेकिन ऐसी अभी कोई योजना आई नहीं है। फिलहाल ये कैंप शादरा विधानसभा में लगा हुआ है और यहाँ के जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उन्होंने इस कैंप को रुकवाया। बात करेंगे यहाँ के पार्षद। सर, क्या पूरा मैटर है और जब आपने जायजा लिया तब यहाँ से लोग भागे? मेरे को यहाँ के लोकल रेजिडेंट लोगों से पता लगा कि इस तरीके से यहाँ पे कोई कैंप इन्होंने कैनोपी लगा रखा है जिसमें महिलाओं को ये कोई डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। मैं यहाँ आया तो पता लगा कि इन्होंने यहाँ पे वो 2100 रुपये का और वो कोई एक नई स्कीम लेके आए हैं। ये कुछ प्लास्टिक के कार्ड बांट रहे थे ये लोग यहाँ पर। हमने यहाँ के पता लगा तो यहाँ लेडीज़ों का यहाँ डाटा इकट्ठा कर रहे हैं ये। हमने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं तो बताने लगे कि ये हम केजरीवाल ने हमें भेजा। हमने पूछा कि आप पे कोई आई कार्ड या कोई है, तो इस तरह का कोई इन पे नहीं था। यहाँ महिलाओं से बात करी गई तो इन्हें बताया गया कि आप हमें वोट दोगे तो हम आपको 2100 रुपये देंगे। ये सिर्फ लोगों को गुमराह करा जा रहा है। सरकार के डिपार्टमेंट ने स्पष्ट ये कहा है कि इस तरीके से कोई स्कीम नहीं है। ये केवल लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को पागल बना रहे हैं, उनको बहला रहे हैं। इनसे कोई पूछे, इन्होंने 1000 रुपए के फॉर्म पहले भी भरवाए थे। उन फॉर्मों का क्या हुआ, उन्हीं का ही अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। मैम, क्या बता रहे थे आप कार्ड बनवाते समय महिलाओं को और किस कार्ड? बता रही मैं कुछ भी। तो मतलब जो आपको बताया गया तो आप पे कोई आईडी कार्ड वगैरह? नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है। तो क्या डॉक्यूमेंट मांग रही थी महिलाओं से? भैया मैं कुछ नहीं मांग रहे। तो मतलब कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है उनको भी नहीं पता कि इस योजना के तहत क्या नोटिफिकेशन निकाली गई है। जो यहाँ बनवा रहा था, जो बना रहे थे, उनको भी ये नहीं पता कि क्या क्या कागज़ देखने हैं। और यहाँ पे जब पार्षद थे जो बीजेपी के हैं, उन्होंने सीधा आरोप लगवा के इस कैंप को रुकवाया है और जनता से कहा है कि ऐसी कोई योजना नहीं है। देखने वाली बात यह है कि जो सरकार एडवर्टाइजमेंट दे रही है, जो चीज़ों को दे रही है, उसको कैसे रोका जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र बोरा के साथ विवेक पठानिया, सीसीएन दिल्ली।
पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार फ्लाईओवर का उद्घाटन बीते दिन बुधवार को सीएम आतिशी द्वारा किया गया, लेकिन अगले ही दिन आनंद विहार से दिलशाद गार्डन की ओर जाने वाली साइड को बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया है। इस फैसले से स्थानीय लोगों और राहगीरों में नाराजगी देखी जा रही है। राहगीरों ने बताया कि अगर फ्लाईओवर बंद ही रखना था तो उसका उद्घाटन क्यों किया गया। शाम के समय बंद की वजह से भारी जाम और असुविधा का सामना करना पड़ रहा है और इसके लिए उनकी समस्याएं और बढ़ गई है। लोगों ने सवाल उठाया है कि उद्घाटन के महज एक दिन बाद इसे बंद करने का क्या कारण है। भैया देखो, उद्घाटन तो सिर्फ एक कहने की अपनी अब इलेक्शन का टाइम है तो आके उन्होंने दिखा दिया हम उद्घाटन कर रहे हैं, ये है वो है, लेकिन जनता तो अभी परेशानी है। देखो अब हमें रात के टाइम में बिल्कुल बंद कर देते हैं और एक वन साइड खुला रहता है, शाम के टाइम पूरा जाम हो जाता है क्योंकि उधर का ही पूरा बंद कर देते हैं। 7 बजे तक अंधेरा होते ही बंद हो जाता है। कितनी दिक्कतें होती हैं आपको? दिक्कत भैया पूरी होती है। मान लो शाम को अगर ऑफिस से घर जाओ, हर आदमी सोचता है जल्दी चले जाओ, यहाँ पर वहाँ तक जाम लगा रहता है, साइड से हो के जाते हैं लोग, कोई रॉन्ग साइड आ जाता है, कोई कैसे आ जाता है, इस तरीके से बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है हमें। दिक्कतें तो जनता को हो ही रही है। यहाँ पे नहीं, कई जगह उद्घाटन हुए हैं और कई जगह उद्घाटन होकर वो बंद भी हुए थे। दिक्कतें तो नेचुरल सी बात है, अब स्टार्ट हो जाएंगी। जब बंद हो गए तो फिर से वही पुरानी वाली हालत हो जाएगी जैसे चल रही थी। वो फिर जब अगर उद्घाटन करना था तो प्रॉपर करते ना, उसको दोबारा बंद करने का कोई तुक नहीं था। दिल्ली की सीएम आतिशी ने कल इस फ्लाईओवर का शुभारंभ किया था और आपको ताज़ा तस्वीर दिखाते हैं कि जब आनंद विहार से दिलशाद गार्डन जाते हैं तो अभी भी बैरिकेड लगाए हुए हैं। ऐसे में जो लोग आनंद विहार से दिलशाद गार्डन जाएंगे उनको शाम को दोबारा से जाम से रूबरू होना पड़ेगा। लोगों का कहना है कि जब उद्घाटन किया था तो फिर आज बंद क्यों कर दिया। जनता का ये सवाल है दिल्ली की सीएम आतिशी से, अगर बंदी करना था तो फिर उद्घाटन क्यों किया। लगातार यहाँ पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा। वहीं अगर दिलशाद गार्डन से आनंद विहार जा रहे हैं तो वो जो लाइन है वो पूरा खोल रखा है। ऐसे में काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल भारद्वाज के साथ मोहित शर्मा, सीसन लाइव, दिल्ली। दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में एक तरफ जहां सारी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में लगे हैं, वहीं दूसरी ओर वीरवार को दिल्ली पुलिस ने 3 जिलों के डीसीपी और इसके अलावा 4 एडिशनल डीसीपी का ट्रांसफर किया है। जिन 3 डीसीपी को बदला गया है उनमें 2 यमुना पार के ही हैं। पूर्वी जिले की डीसीपी अपूर्वा गुप्ता का ट्रांसफर कर दिया गया है, उन्हें डीसीपी क्राइम बनाया गया है। इसी तरह नॉर्थ ईस्ट जिले के डीसीपी राकेश पावेरिया का भी तबादला कर दिया गया है, उन्हें डीसीपी हेडक्वार्टर बनाया गया है। राकेश पावेरिया को कुछ महीने पहले ही नॉर्थ ईस्ट जिले की कमान दी गई थी। अपूर्वा गुप्ता की जगह अब साल 2012 बैच के आईपीएस अभिषेक धानिया को पूर्वी दिल्ली की कमान दी गई है। इससे पहले वो नॉर्थ वेस्ट जिले के डीसीपी थे। साल 2013 बैच के आईपीएस आशीष कुमार मिश्रा को नॉर्थ ईस्ट जिला का डीसीपी बनाया गया है। वो अब तक सेंट्रल जिले के अतिरिक्त डीसीपी थे। साल 2015 बैच के आईपीएस नेहा यादव को शादरा जिला का नया एडिशनल डीसीपी बनाया गया है। इससे पहले उनकी नियुक्ति रोहिणी जिले में की गई थी। भीषम सिंह को क्राइम से नॉर्थ वेस्ट जिले में भेज दिया गया है। संध्या स्वामी अब तक नॉर्थ वेस्ट जिला की डीसीपी थी, अब वो डीसीपी ट्रैफिक होंगी। शादरा के एडिशनल डीसीपी विष्णु कुमार को एडिशनल डीसीपी रोहिणी के रूप में नियुक्त किया गया है। नॉर्थ ईस्ट जिला के एडिशनल डीसीपी सुबोध कुमार गोस्वामी का भी तबादला कर दिया गया है, उन्हें 8वीं बटालियन में भेज दिया गया है। उनकी जगह पर संदीप लांबा नॉर्थ ईस्ट जिला के एडिशनल डीसीपी होंगे। मनीष जोरवाल को एसआई सेल से नॉर्थ वेस्ट जिला का नया एडिशनल डीसीपी बनाकर भेजा गया है। सरकार ने आयात शुल्क में 22% तक की बढ़ोतरी की थी, जिसके कारण त्योहारी सीजन के दौरान भी तेल के दामों में कमी नहीं आई थी, जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई। जब संवाददाता ने दुकानदारों से बात की तो उन्होंने बताया कि हालांकि दाम अभी भी वही है, लेकिन जो पहले बढ़ोतरी हुई थी वो काफी ज्यादा थी। इस कारण ग्राहकों में ये उम्मीद बनी हुई थी कि दाम कम होंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। दुकानदारों के मुताबिक इन दिनों सरसों के तेल की कीमत 150 रुपए से लेकर 180 रुपए तक है, जो ब्रांड के अनुसार अलग अलग होती है। वहीं रिफाइंड की कीमत 145 रुपए से लेकर 160 रुपए तक बिक रहा है। फॉर्चून है, कनोडिया है, 165 है और लोकल ब्रांड 150 रुपए है। ये भी मंद है पहले से 5-5 रुपए। कितना रुपए आ गया? 140 रुपए है फॉर्चून
और महाकोश होगा 1 मिनट 130 रुपये महाकोश है। नॉर्मल से ज़्यादा ही है, लेकिन पहले से मंदा हो रहा है तेल तो। हाँ, तो ये रेट दो एक महीने पहले बढ़े थे। परसेंटेज नहीं, 5-10 रुपये किलो बढ़ा था, परसेंटेज का हिसाब नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जिसे लेना तो लेना, पर खाना तो पड़ेगा ही, खाने की चीज़ है। नहीं, पाउच ही सेल ज़्यादा है, हमारे पाउच ही बिकता है ज़्यादा। नहीं, घी में मंदा है, 10 रुपये का घी मंदा ही है। ब्रांड तो थोड़ा लोकल से महंगे ही होते हैं। फॉर्चून करोड़ी ज़्यादा बिकता है, फॉर्चून सबसे ज़्यादा बिकता है। तेलों के रेटों में बढ़ोतरी हुई थी, अभी रिसेंट में कुछ भी नहीं हुआ। 1-1.5 महीने दिवाली से पहले जो होना था वो हो चुका है, अब नहीं हुई है कुछ भी। मतलब कितनी रेट बढ़ी है? मैम 20 से 30 रुपीज़ पर किलो पे बढ़े थे, लेकिन वो एक साथ नहीं बढ़े, वो धीरे धीरे करके बढ़े हैं। मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक बार में 30 रुपये किलो बढ़ गए, 4 रुपये किलो, कभी 3 रुपये किलो, ऐसे बढ़ते मतलब सरसों के ऊपर रेट बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली तेल के ऊपर आ जाते हैं। अगर सरसों ही नहीं बढ़ेगी तो तेल भी नहीं बढ़ेगा। अभी स्टेबल है रेट? अभी स्टेबल है, 1-1.5-2 महीने से, जब से दिवाली हुई है उसके बाद से स्टेबल चल रहा है। उसके बाद से ना डाउन आ रहा है ना अप जा रहा है। तो अभी कहीं ना कहीं सेल को कुछ इम्पैक्ट पड़ता है जब रेट हाई होते हैं? मैम देखो, जिसको तेल खाना है वो तो खाएगा, बट उससे क्या होता है कि जो थोड़े से जिनकी पॉकेट अलाउड नहीं करते उन्हें जरूर इम्पैक्ट पड़ता है, और वो इस कारण मिक्सिंग का तेल लेते हैं फिर। हाँ, तो उससे दिक्कत होती है कहीं ना कहीं? मतलब हम लोगों को या सबको ऐसा ही नहीं है कि दिक्कत होगी, लेकिन दिक्कत क्या हो रही है उसके पीछे का रीज़न है मिक्सिंग। मतलब कोई भी आपके घर में जब उसी रेट के अंदर प्योर माल जा रहा है और जब आपकी पॉकेट अलाउड नहीं कर रही है तो उस चीज़ में क्या होगा कि आपको मिक्सिंग का लेना पड़ेगा, लेकिन आपको भी नहीं पता कि वो मिक्सिंग है, बट आपने परचेज करा किस कारण, क्योंकि आपकी पॉकेट उतनी अलाउड कर रही है, उतने रुपए तक की अलाउड कर रही है, और वो आपको कहीं ना कहीं आगे जाके नुकसान देगा। बस दिक्कत ये है। वैसे दिक्कत क्या है अगर बात आज का रेट काली सरसों का जो अपनी आंखों के सामने निकलवा के आप लेते हैं 150 रुपये लीटर, 160 रुपये किलो है। ये मिलेगा आपको बिल्कुल 100% प्योर में, ताज़ा गरम जब मर्जी आप अपना आके ले सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। दूसरा तेल बात करें रिफाइंड वगैरह? मैम रिफाइंड नहीं खाने चाहिए, आप कोई सा भी रिफाइंड और रिफाइंड नहीं खाने चाहिए। तो हाँ, सरसों का ही बेस्ट है, उसके अंदर परांठे, पूरी, भटूरे, पकौड़े सब कुछ बना लो। जिन्हें थोड़ा झल आती है, ये स्मेल आती है, उसके लिए पीली सरसों आ जाती है। पीली सरसों का रेट अलग होता है। पीली सरसों और काली सरसों में डिफरेंस होता है। जो पीली सरसों का तेल होता है वो बहुत ज़्यादा लाइट होता है, हल्का होता है, पतला होता है। पीली सरसों के अंदर आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने सरसों के तेल के अंदर खाना बनाया है, इतना ज़्यादा लाइट। मतलब जो लोग रिफाइंड यूज़ करते हैं ना, वो पूरा का पूरा इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपको बिल्कुल भी अंदर से हैवी नहीं होगा खाने का, 4 पूड़ी भी नहीं। अभी तो फिलहाल तो स्टेबल चल रहे हैं। अब हम 2-2.5 महीने पहले जब ड्यूटी लगी थी, जब थोड़े बढ़ गए थे, 20-25 में एकदम तेजी आ गई थी। 5-10 रुपये तेज चल रहे थे, कोई ज़्यादा नहीं है, स्टेबल ही है। तो क्या रेट मिल रहा है अगर बात करें सरसों का तेल? सरसों का 150 रुपये चल रहा है, रिफाइंड 125-30 रुपये चल रहा है। नहीं, 5-10 रुपये का ऊपर होता है, 140 रुपये होगा नेचर फ्रेश का। और वीरवाल दिवस के उपलक्ष्य में गुरुद्वारों और स्कूलों में साहिबजादों की शहादत को नमन करते हुए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में पूर्व दिल्ली के विवेक विहार गुरुद्वारा कमेटी द्वारा 20 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक विशेष कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में छोटे साहिबजादों की शहादत को याद करते हुए उनकी वीरता और बलिदान की गाथाएं प्रस्तुत की जा रही हैं। गुरु असीम सेवक कीर्तन जत्थे और कथा वाचनकर्ता के जरिए साहिबजादों के बलिदान से जुड़ा इतिहास बताया जा रहा है। गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान ने बताया कि ये आयोजन नई पीढ़ी को साहिबजादों के बलिदानों और उनकी वीरता की प्रेरणा देने के लिए किया जा रहा है। आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु हिस्सा ले रहे हैं। गांधीनगर के डीएवी स्कूल में भी वीरवाल दिवस के उपलक्ष्य में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत तो गुरु गोविंद जी के चित्र पर पुष्प अर्पित करके की गई, जिसमें प्रधानाचार्य मुरली, विद्यालय के अध्यक्ष नरेश शर्मा, विद्यालय के प्रबंधक गिरिजेश रस्तोगी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दिल्ली प्रांत के विद्यार्थी, कार्य प्रमुख सतीश और सुशील पांचाल उपस्थित रहे। बता दें, कार्यक्रम में कक्षा 6 के छात्रों ने एक गीत राता लंबिया ते रास्ता पहाड़ दा प्रस्तुत किया। बच्चों को गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान, गुरु गोविंद जी के खालसा स्थापना, पंच प्यारे का वर्णन और बाबा अजीत सिंह, जुझार सिंह, फतेह सिंह और जोरावर सिंह के बलिदान के विषय में बताया गया। बाल विद्या मंदिर स्कूल में भी वीरवाल दिवस आयोजित किया गया। स्कूल के प्रबंधक योगेश अरोड़ा ने बताया कि हमने अपने बच्चों को मुगल इतिहास पढ़ाया है, लेकिन हम इस इतिहास को पढ़ना भूल गए हैं कि हमारे देश को गुरु गोविंद सिंह के पूरे परिवार, उनके पिता गुरु तेग बहादुर, उनके 4 साहिबजादे और उनकी माता गुजरी जी ने अपनी शहादत देकर धर्म की रक्षा की है, और धर्म कैसे बचाया, ये हमें बच्चों को पढ़ाने की बहुत जरूरत है। स्कूल के ग्राउंड में गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का प्रकाश किया गया। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य कुलविंदर सिंह ने कहा कि हमें वीरवाल दिवस हर स्कूल में मनाना चाहिए, ताकि हमारे बच्चों को हमारे हिंदुस्तान का इतिहास पता चल सके। बड़े गर्व का और
हमारे बहुत अच्छे आज हमारा दिन है कि आज हमारे इस स्कूल के प्रांगण में गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश हुआ है। सारी सिख संगत आज बड़ी हर्षित है। हमारे स्कूल के बच्चे आज बहुत ही अधिक से अधिक बहुत उत्साहित हैं कि हमारे स्कूल में आज गुरु जी का प्रकाश हुआ है। सभी बच्चे आज हमें अपने इतिहास को कि हमारे भारत का इतिहास क्या है, कैसे हम यहाँ तक पहुँचे हैं, कैसे हमारा धर्म बचा है, कैसे हमारा देश बचा है, वो आज बताने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। साहिबजादों का इतिहास जो है सिख धर्म के अलावा और धर्म तक कैसे पहुँचे, इसकी पहल हम देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पिछले 2 साल से की गई है, जो आज बाल दिवस के रूप में। पर शहादत का जो समय है वो 20 तारीख से स्टार्ट होके 27 तारीख तक चले जाता है और फतेहगढ़ साहब और संगत पहुंच रही है। पर यहाँ पर इस कीर्तन समागम रखने का मकसद यही था कि इन जो बच्चों को गुरु साहब के साहिबजादों का इतिहास नहीं पता वो इतिहास हो जाए, इसीलिए कीर्तन में भी इतिहास का वर्णन किया गया है। और गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब से भाई दिलबाग सिंह जी यहाँ पर पहुँचे हैं, वो भी कथा जो है वो बच्चों तक कथा सुनाएंगे के लिए बच्चों को पता चलना चाहिए कि जो साहिबजादों ने इतिहास दिया कि वो हिंद की चादर जो गुरु तेग बहादुर साहब जो साहिबजादों के दादाजी थे, जिनका गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब है। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी, क्योंकि अगर मैं शहादत की बात करूँ तो गुरु अर्जन देव जी से सिख धर्म की शहादत स्टार्ट हो गई थी, पर गुरु अर्जन देव जी की शहादत हुई, गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत हुई, चारों साहिबजादों की शहादत हुई, माता गुजर कौर की शहादत हुई। तो इस शहादत का अभी तक प्रचार किया जा रहा है, पर फिर भी उतना प्रचार नहीं हो पा रहा और हम इसे अवेयर कर रहे हैं कि ये दुनिया तक पहुंच जाए। 20 दिसंबर से 28 दिसंबर तक दुनिया भर में धन गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के परिवार की लासानी शहादत को समर्पित शबद कीर्तन दीवान और लंगर प्रसाद के आयोजन किए जाते हैं। पूरी दुनिया में सिख कौम द्वारा इन 9 दिनों के अंदर जगह जगह पर धार्मिक समागम, विचार गोष्ठी, कविताएं और सेमिनार कराए जाते हैं। गुरुद्वारों के अंदर शबद कीर्तन दीवान होते हैं, लंगर लगाए जाते हैं। इसी संबंध में गुरुद्वारा विवेक विहार में 20 तारीख से लगातार प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं। देखिए, बच्चों को ही संदेश देने की आवश्यकता है और बच्चों को मैंने यही कहा कि जिस प्रकार से गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने बच्चों को देश के लिए समर्पित किया, तो हमें भी तत्पर रहना चाहिए उस चीज़ के लिए कि हमें, क्योंकि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो बच्चों में प्रवृत्ति होनी चाहिए कि भाई मैं, देश मुझे सब कुछ दे रहा है तो मेरी भी कुछ दायित्व है देश के प्रति, कि वो हमें भी उसके लिए तैयार रहना चाहिए। और बच्चों को मैंने यही आग्रह किया आज बच्चों को कि हमें हर समय सिर्फ और सिर्फ देश के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि देश अगर मेरा अच्छा होगा तभी हमारा भविष्य अच्छा होगा। विद्यार्थियों को संस्कृति का ज्ञान हो, किस प्रकार हमारे देश के अंदर समय समय पर लोगों ने बलिदान दिया है, इसकी के लिए प्रस्तुति भी हुई और बच्चों को इसके विषय में जानकारी भी दी गई। जो इंग्लिश कैलेंडर है उसके अनुसार जनवरी में गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती का जन्मदिन मनाया जाता है और दिसंबर में उनकी शहादत का सप्ताह मनाया जाता है। पूरे परिवार ने जिस प्रकार देश के लिए बलिदान दिया, 9 साल और 7 साल के बच्चों ने जिस प्रकार मुगलों के सामने अपने आप को झुकने नहीं दिया, ये बताता है कि देश की संस्कृति और धर्म के लिए हमें अपनी जान भी देनी पड़े तो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। गुरु तेग बहादुर जी जो हमारे 9वें गुरु रहे, 10वें गुरु गोविंद सिंह जी, किस तरीके से छोटी 9 साल की उम्र में ही गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पिता को देश, समाज और राष्ट्र के कार्य के लिए कश्मीर के पंडितों को कश्मीर समस्या का हल करने के लिए प्रेरित करा। और गुरु तेग बहादुर, भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला का दिल्ली में किस तरीके से शीश काटा गया और उनको यातनाएं दी गई। दूसरा, उनको बताया गया किस तरीके से खालसा पंथ की स्थापना हुई और 80,000 की बैसाखी के मेले की भीड़ में किस तरीके से गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि है कोई ऐसा शेर बेटा जो देश के लिए सिर दे, तो भाई दयाला एकदम खड़े हुए, भाई
और पांचों लोग खड़े हो गए, जबकि दिखाई दे रहा था कि गुरुजी जिसको भी अंदर लेकर जा रहे हैं उसका शीश कट रहा है। तो देश, समाज और राष्ट्र के कार्य के लिए अपने को किस तरीके से समर्पित करना है, तो समाज के हर जाति वर्ग से 5 लोग खड़े होकर जो 5 प्यारे की स्थापना हुई। शादरा जिला की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की टीम ने शादरा इलाके के श्यामलाल कॉलेज के पास से एक ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान नजीर शेख के रूप में हुई है। गिरफ्तार आरोपी के पास से तकरीबन 51 ग्राम स्मैक बरामद हुई। शादरा जिला की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने इंस्पेक्टर ने बताया कि सूचना मिली थी कि एक ड्रग्स तस्कर श्यामलाल कॉलेज बस स्टैंड के पास आने वाला है। सूचना मिलते ही पुलिस ने ट्रैप लगाया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की तलाशी लेने पर उसके पास से 51 ग्राम नशीला पदार्थ बरामद हुआ। आम आदमी पार्टी द्वारा घोषित संजीवनी योजना को लेकर पूर्वी दिल्ली के कुछ बुजुर्गों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई है। कुछ बुजुर्गों ने इस योजना को सकारात्मक बताते हुए कहा कि इससे उन्हें इलाज में होने वाली परेशानियों से राहत मिलेगी और वो निजी अस्पतालों में इलाज करवा सकेंगे। वहीं कुछ ने केजरीवाल सरकार पर सवाल उठाए और कहा कि सरकारी अस्पतालों में इलाज की स्थिति पहले से ही खराब है, तो अब ये योजना कैसे सफल होगी। बावजूद इसके कई बुजुर्गों का मानना है कि अगर ये योजना सही तरीके से लागू होती है तो बुजुर्गों को काफी मदद मिल सकेगी। लगातार राजनीति में बदलाव देखने को मिलता है और अब दिल्ली सरकार की जो संजीवनी योजना है और जो महिलाओं के लिए सम्मान राशि की योजना है, उस पर बड़े सवाल खड़े होने लग गए हैं। आपको बता दें कि कल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी कर लोगों को चेतावनी दी है कि ऐसी कोई योजना अभी फिलहाल नहीं है, अपने रजिस्ट्रेशन किसी भी राजनीतिक दलों के पास ना करवाएं। इसमें कहीं ना कहीं आपके दस्तावेज के साथ खिलवाड़ हो सकता है। इसी का जानने के लिए आज हम पूर्वी दिल्ली के एरिया में निकले हैं। संवाददाता लगातार अलग अलग क्षेत्रों में देख रहे हैं, जैसे कि विश्वास नगर में कैनोपी लग रही है, पांडव रोड पे कैनोपी लग रही है, यहीं ज्वाला नगर के पास डूंगर मोहल्ला पड़ता है, वहाँ भी कैनोपी लग रही है। तो लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एवं जो आम आदमी पार्टी के द्वारा जो टीमें बिठाई गई हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन का काम प्रोसेस को आगे रख रहे हैं। लेकिन इस पर कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस पे अतिशी ने कहा है कि सरकारी जो महकमा है उस पर भारतीय जनता पार्टी ने दबाव बनाया है, लेकिन उस पर क्या सच्चाई है, लोगों को कैसे जागरूक किया जा सकता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है। कार्यकर्ता लगातार लोगों के रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है उनके डॉक्यूमेंट के साथ। देखने वाली बात है कि आगे क्या इस योजना को साबित कर पाएंगे अरविंद केजरीवाल अगर उनकी सरकार आती है, तो देखने वाली बात यह है। वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र बोरा के साथ विवेक पठानिया, CCN दिल्ली। शादरा जिला के स्पेशल स्टाफ की टीम ने गांधीनगर थाना क्षेत्र में जुआ खेल रहे 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से 18,080 रुपए बरामद किए और बाकी जुआ सामग्री बरामद की है। स्पेशल स्टाफ को सूचना मिली थी कि नन्हे नाम का व्यक्ति अवैध जुआ रैकेट चला रहा है। इसके बाद टीम ने छापेमारी की, जिसमें 3 किराए के मुंशी और 2 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि रैकेट को नन्हे चला रहा था, जो उन्हें 500 रुपए प्रतिदिन देता था। इस मामले में FIR दर्ज कर ली गई है। पूर्वी दिल्ली के विश्वास नगर में बने शौचालयों की स्थिति बेहद खराब है। यहाँ बनाए गए शौचालयों पर ताले लगे हुए हैं, जिससे राहगीरों को खुले में शौच करने पर मजबूर होना पड़ता है। विश्वास नगर यूनिवर्सिटी रोड पर 3 शौचालय बने थे, लेकिन कुछ ही दिनों में ये सभी बंद हो गए। जेंट्स और लेडीज दोनों के लिए बने शौचालयों को अब बंद कर दिया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि निगम सिर्फ दिखावे के लिए काम करता है, लेकिन असल में जनता के हित में कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता। खासकर महिलाओं को इस समस्या का ज्यादा सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें शौचालय की आवश्यकता ज्यादा होती है और जब उन्हें कहीं शौचालय मिलता है तो उस पर ताला लगा नजर आता है। इस रोड पे ना टॉयलेट बना रखे हैं उन्होंने, बना तो रखे, उनके ताले लगे रहते हैं, खुलते ही नहीं। इनके जो सफाई कर्मचारी हैं उनको बाथरूम करना हो तो वो खोल के बंद कर देते हैं। बाकी पब्लिक के कोई सुविधा नहीं है। बनाए वो पब्लिक के लिए थे, लेकिन पब्लिक के लिए कोई सुविधा नहीं है। मैडम फ़ायदा क्या है, तो एक्चुअली ऐसा है कि हमें खुद आगे जाके शौचालय में पैसे देके जाना करना पड़ता है। ये तो ज़्यादातर बंद ही रहते हैं, इसलिए मैडम आप खुद देख सकते हो। यहाँ पे एक इस साइड है अपोजिट टाइप, एक इस साइड है। बस इस साइड मेरे ख्याल से है भी या नहीं भी, मुझे इतना नॉलेज नहीं है, मगर लिखा नहीं लिखा तो ऐसे लगता है ऊपर के मेल और फीमेल दोनों लिखे रहते हैं। मैडम मैंने तो आज तक यूज़ नहीं करा, मुझे यहाँ 7 ईयर हो गए इसमें काम करते करते। मैडम जब आज तक गेट ही नहीं खुला टॉयलेट का तो यूज़ कैसे होएगा। ये तकरीबन 5-6 साल पहले ये बना था इधर, और इधर 4 साल के आसपास इधर भी हो गया।
कभी भी शुरू नहीं हुआ आज तक। पूर्वी दिल्ली में बने नालों की सफाई ना होने और उन्हें खुले होने के कारण स्थानीय निवासियों को कई समस्याएं हो रही हैं। इन नालों से निकलती बदबू और मच्छरों का प्रकोप लोगों के जीवन को कठिन बना रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि नालों की सफाई कभी नहीं होती। बरसात के मौसम में भी केवल खानापूर्ति ही की जाती है, जिससे गलियों में बने सीवर बैकफ्लो करने लगते हैं। इस स्थिति के कारण गंदगी और बदबू का माहौल बन जाता है। खुले नालों के कारण इनमें गिरने का खतरा भी हमेशा बना रहता है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इन नालों की सफाई की जाए और उन्हें ढका जाए ताकि निवासियों को राहत मिल सके। हाँ जी, बिल्कुल रहता है। 24 घंटे खतरा रहता है। कोई भी आने जाने वाले को नजर नहीं आता। ना लाइट के प्रबंध है। दिल्ली की जनता को तो उल्लू बनाया जा रहा है। 2100 बिल्कुल नहीं हो रही। आपके सामने ही है, सारे भरे पड़े हैं। ये तो एमसीडी का काम है, ये दिल्ली सरकार का काम है। तो हादसे हो सकते हैं रात के समय ज़्यादा या दिन में? दिन में भी है जी। यहाँ पे कोई जानवर घुस जाता है, उसे निकालना पड़ता है। गवर्नमेंट को बस 2100 रुपये बांटने में लगे हुए हैं और कुछ नहीं है। दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। नाले की सफाई तो कई सालों से नहीं हो रही और यहाँ पर सिर्फ बातें करते हैं, काम करने वाला कोई नहीं है। परेशानी मच्छर होते हैं, मक्खियाँ होती हैं, हर चीज़ की गंदगी होती है पूरी। और ये खुला भी हुआ है नाला? खुला ही है, यहाँ नहीं, हर जगह खुला हुआ है। सिर्फ लाइन में? पूरी इस लाइन में कई जगह खुला हुआ है। ऐसे तो डर रहता है कहीं ना कहीं कोई हादसा हो सकता है? हादसा कई बार जैसे किसी को मालूम पड़ गया अंधेरा है, नहीं दिख रहा, गिर भी सकता है। कभी ऐसा हुआ है कि आज जैसे पैदल आता कभी हुआ है ऐसा कुछ? हुआ तो नहीं ऐसा कुछ, लेकिन होते रहते हैं। कभी साल 2 साल में जैसे हो गया, किसी को मालूम नहीं है, मतलब नाला खुला है क्या, पैर स्लिप हो गया, कुछ और हो गया। हाल आप देख ही रहे हो, आप सर्वे कर ही रहे हो। पूरी गंदगी है। बिक्रम सिंह कॉलोनी की गली नंबर 1 में जाके देखो, 31 ब्लॉक में नाली में जब पानी बाहर आ रहा है, सीवर का चक्कर है, पता नहीं क्या चक्कर है, लेकिन ये तो नाला कवर है। लेकिन कहीं कहीं से खोल रखा सफाई करने के लिए। इसके हालात आप सामने जाओ, कैमरा लेके जाओ। और ये क्या करते हैं, जब बरसात का टाइम आता है, जो ये ढक्कन खुले हुए ना, यहाँ से 2-4 निकाले बाहर रख दिया दिखाने के लिए। और ऐसे करते हैं, पूरे नाले ऊपर तक भरे हुए हैं ये। इसमें ना तो पानी नजर नहीं आएगा। आप एक बार अंदर मार के देखो इसके अंदर, ठीक है। कोई सफाई व्यवस्था है नहीं है। पूर्वी दिल्ली के योजना विहार के बाहर कूड़े का अंबार देखने को मिल रहा है, जिससे इलाके के लोग काफी परेशान हैं। यहाँ के निवासियों ने बताया कि लोग यहाँ सड़क पर कूड़ा फेंक कर चले जाते हैं, जिससे बदबू फैल रही है और उन्हें सांस लेने में भी दिक्कतें हो रही हैं। इसके कारण जाम भी लग रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कॉलोनी का कूड़ा भी समय पर नहीं उठाया जाता और ये सड़कों पर बिखर जाता है। उन्होंने इस समस्या के बारे में प्रशासन को बताया है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। ये समस्या पिछले कई महीनों से बनी हुई है, जिससे इलाके के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे को तो दिक्कत कुछ नहीं है। सब जनता जो परेशान है, यहाँ सारे लोग परेशान कर रहे हैं। कूड़ादान से यहाँ बहुत परेशानी हो रही है। लोग गाड़ियाँ घोड़ा आती है तो यहाँ दिक्कत होती लगाने के लिए। मार्केट फैसिलिटी वाला मार्केट है ये। कौन सा इलाका है? ये सविता विहार मार्केट है। हाँ जी। हमारे को तो वैसे कचूर नहीं है, हमारे तो दूर है, हम तो बहुत दूर हैं उनसे। लेकिन सारे लोग इनको, सब लोग दुकानदारों को परेशानी है। ये कम से कम हो गए 4-5 महीने हो गए यहाँ। सारा पूरा ये रामपुरा से यूपी का भी कूड़ा आता है यहाँ। हाँ, स्मेल आती बहुत दूर तक आती है। वहाँ पूरी सारी मार्केट में आती है। बहुत सारे बड़े बड़े लोग आते हैं, अधिकारी आते हैं, नेता लोग आते हैं। सब लोग कहते हैं क्या यहाँ कचरा मचा रखा मार्केट के अंदर। कूड़े से तो यहाँ दिक्कत होती है। रेडी वाले सब आते हैं, डालते हैं कूड़े यहाँ पे। तो यहाँ करीब 5-7 महीने से तो ये सही रहता है। ये सांस लेने में दिक्कत है। कस्टमर अगर आते तो बोलते तो हैं यहाँ पे, यहाँ बदबू आती है। नहीं, अभी कहीं पे काम चल रहा ना, इसका रोड बन रहा कहीं पे, तो इसलिए ये डब्बा ला के रखा गया यहाँ पे। अभी ये डब्बा हट जाएगा कुछ दिन में, 2-4 दिन में हट जाएगा डब्बा ये। हाँ, 4-5 महीने से भी है ये। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।